हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं हम लोग आज का शानदार 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। तो जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का शानदार प्रश्न। 20 क्वेश्चन आपकी सेवा में उपलब्ध है। यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से, ये उत्तल दर्पण है आपका, ये उत्तल दर्पण है आपका, और कह रहा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण। आपको पता है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो फोकस दूरी इस साइड होती है, तो इसका जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो बताइए जल्दी से क्या होता है। इसका फोकस इधर होता है, तो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी को आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो यू का मान दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो कहता है प्रतिबिंब क्या पर बनेगा, भी बराबर वाट। यू का मान जब भी होगा माइनस में होगा, यानी -20 सेंटीमीटर। आप गौर से देखिएगा, हम फिर से बताते हैं आपको कि अगर उत्तल दर्पण है, कौन दर्पण है मेरे दोस्त, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो इसका फोकस जो होता है, इसका फोकस होता है इस साइड। तो ये फोकस है, ये फोकस है, इसका फोकस इधर होता है, तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। यू 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यू का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है भी का मान क्या होगा। अब खट से लगा देना है दर्पण फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब लगाइए और आंसर पाइए। बस आपको ये लगा देना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u, u का मान कितना है -20 बराबर 1/f, f का मान कितना है +30। अब सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है आंसर। जल्दी से बता दो आंसर क्या आ रहा है। राधे राधे जी, आंसर बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, कितना आ रहा है आंसर। आंसर बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। +12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। देखो तो इतना आ रहा है क्या, 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब एक चीज चला देखिएगा, गौर फरमाइएगा, ये तो आपका सवाल है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका सवाल है उसमें अगर हम बात करें, चला जी, अगर हम बात करें कि आपको दर्पण फॉर्मूला बताइए निम्न में से कौन सा है। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है, पहला ऑप्शन देगा आपको। दर्पण सूत्र है, पहला ऑप्शन देगा F इज इक्वल टू यू प्लस भी बटा यू भी, और दूसरा ऑप्शन देगा F इज इक्वल टू यू प्लस भी बटा यू यू भी बटा यू प्लस भी। बताइए आंसर क्या होगा। व्हाट इज आंसर, निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र है, कौन बताएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए। निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र है, एफ बराबर यू प्लस भी बटा यू भी, या यू भी बटा यू प्लस भी। बताइए कौन सा दर्पण सूत्र है। सर बुकिंग के लिए लिंक लगवा दीजिए जिससे तीनों बुक बुक कर सके। एकदम लगवाते हैं चलो, लेकिन अभी इतना ना ज्यादा ऑर्डर है और बुक आउट ऑफ स्टॉक फिर हो गया है, तो कल फिर बुक छप के आएगा तो आपको मिल पाएगा। अभी बुक ऑर्डर में जितना है वही नहीं हम लोग दे पा रहे हैं चला, तो इसलिए लिंक नहीं लगाएंगे, 1-2 दिन बाद फिर लिंक लगा देंगे। बताओ आंसर क्या होगा। दर्पण सूत्र की अगर हम बात करें, एफ बराबर यू प्लस बी बटा यू भी, या यू भी बटा यू प्लस बी, तो इसको चला हम लोग कहते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v या प्लस 1/v या प्लस 1/u। तो आप जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/f इज इक्वल टू, देखो तो यू भी बटा यू प्लस भी हो जाएगा, और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू भी आप बटे यू प्लस भी। देखो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल, यानी दूसरा सेकंड इज द राइट आंसर। देखो तो आ रहा है क्या, सेकंड इज द राइट आंसर होगा। f बराबर हो जाएगा यू भी बटा यू प्लस भी, तो यू भी बटा यू प्लस भी कैसे हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। यहां से अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं, यू भी आई ऊपर में जाएगा, यू प्लस भी हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा यू भी बटा यू प्लस भी, आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताइए क्या होगा आंसर। कौन सा विटामिन में ईस्ट जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। व्हाट इज द आंसर,
ईस्ट का पहले चला उपयोग क्या है, देखो किण्वन की विधि जो होती है, किण्वन की जो विधि होती है, किण्वन विधि में क्या होता है कि ग्लूकोज को जैसे C6H12O6 इसको जाइमेज एंजाइम या ईस्ट की उपस्थिति में ये बना देता है इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये जो ईस्ट है ना निम्नलिखित में, ईस्ट का उपयोग हम लोग इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं। ईस्ट का उपयोग हम लोग क्या बनाने के लिए करते हैं, इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं। आपको कहेगा ईस्ट का उपयोग क्या चीज के लिए करते हैं, हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग करते हैं। किस विधि में करते हैं, किण्वन विधि में करते हैं। कौन विधि में करते हैं, एक गिलास पानी बोलो देने। ईस्ट का उपयोग हम लोग कौन विधि में करते हैं, चला किण्वन विधि में करते हैं। कौन विधि में करते हैं, किण्वन विधि में। जब ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट से अभिक्रिया करवाया जाता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है। आपको क्वेश्चन कहेगा बताइए किण्वन विधि में कौन सी गैस निकलती है, किण्वन विधि में कौन सी गैस निकलती है, CO2, CO, तीसरा O2, चौथा NO2। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आंसर बोर्ड पर है, बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। किण्वन विधि में कौन सी गैस निकलती है, जल्दी बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। तेरे नैना मेरे नैना से मीठी मीठी बातें करते हैं। आंसर बताओ चला जल्दी जल्दी, क्या होगा सर। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ईस्ट, आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। किण्वन विधि में कौन सी, CO2। किण्वन की अगर हम बात करें तो कौन सी गैस, CO2 गैस निकलती है। अगला इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, चला इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है, ईस्ट प्रचुर मात्रा में विटामिन बी में पाया जाता है। ईस्ट प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है, चला विटामिन बी, ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी में। विटामिन सी से सबको पता है स्कर्वी होता है। विटामिन के रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ए रतौंधी होता है। आज बताओ चला रात का अंधापन किसमें होगा, रात का अंधापन, ये चला क्वेश्चन बड़ा आसान है। रात का अंधापन होता है, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। रात का अंधापन होता है, यही चारों ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए की बी की सी की डी। जल्दी बताओ आंसर। रात का अंधापन होता है, व्हाट इज आंसर, ए की बी की सी की डी। तेरे नैनो मेरे नैनो से मीठी मीठी बातें करते हैं। रात का अंधापन ही चला रतौंधी है, मतलब रात में कम दिखाई देना ही रतौंधी है। विटामिन ए हो जाएगा, डी फॉर डॉग। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, कोई नाविक है चला, ये कोई नाविक है और ये आगे की दिशा में कूद जाता है, तब नाव पीछे हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, सबको पता है, बता। एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इधर होता है एक्शन और इधर होता है रिएक्शन। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। गति का दूसरा नियम, गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला जी जल्दी से बता दो आंसर, गति का तीसरा नियम इज द राइट आंसर। देखो एक तो नाव वाला एग्जाम्पल जो है और रॉकेट वाला जो एग्जाम्पल है, नाव वाला एग्जाम्पल और रॉकेट वाला जो एग्जाम्पल है, ये गति के कितवें नियम का एग्जाम्पल है, तीसरे नियम का। रॉकेट का उड़ना ये भी गति का तीसरा नियम है, नाव का चलना ये भी गति का कितवां नियम है, तीसरा नियम है। अब देखो, तुझे ना देखूं तो चैन। अब देखो चला, गति का जो पहला नियम है, गति का नियम की अगर हम बात करें, पहला नियम की अगर हम बात करें, तो पहला नियम का एग्जाम्पल को आराम से पकड़ सकते हैं आप। ऐसे याद रखिए, गति या विराम का विरोध, गति या विराम का विरोध, ये हो जाएगा पहला नियम। और अगर कहेगा चोट कम या ज्यादा लगना, चोट कम या अधिक लगना, चोट कम या अधिक लगना, ये न्यूटन का दूसरा नियम। चोट या अधिक या कम लगना, ये हो गया, या यूं कहें चला कि दूसरा नियम की अगर हम बात करें, दूसरा नियम की, तो दूसरा नियम होता है चोट कम या ज्यादा लगना। हम बताते हैं इसको कैसे अप्लाई करता है। चोट कम या अधिक लगना, चोट कम या अधिक लगना। और तीसरा नियम है चोट लगना। तीसरा नियम जो है
वो है चोट लगना। तीसरा नियम जो है मेरी जान वो है चोट लगना। अब देखो, गति या विराम का विरोध होगा पहला नियम, चोट कम या ज्यादा लगना दूसरा नियम, और चोट खाली लग जाएगा तीसरा नियम। यही तीनों बात तुम अप्लाई करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। दो गो एग्जांपल छोड़ के, एगो तो चला नाव का पीछे हटना, एगो रॉकेट का उड़ना, ये दोनों तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। रॉकेट का उड़ना और नाव का पीछे हटना, ये दोनों जो है ये न्यूटन के तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। ये न्यूटन के कितवें नियम का एग्जाम्पल है? तृतीय नियम का। पहला नियम गति या विराम का विरोध, पहला नियम। दूसरा नियम चोट कम या ज्यादा लगना, दूसरा नियम। और चोट खाली लग गया तो तीसरा नियम। पानी रे हो टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है तो आप कस्टमर केयर पे फोन कीजिए, चला जी हो जाएगा। तेरे नैना मेरे नैनों से। अच्छा चला, ये क्वेश्चन तुम बनाओ, बताओ बल की प्रकृति का पता, बल की प्रकृति का पता किस नियम से लगता है? बल की प्रकृति का पता किस नियम से लगता है? बताओ, पहला नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम? जल्दी से आंसर बता। बल की प्रकृति का पता किस नियम से लगता है? प्रथम की, द्वितीय की, तृतीय? कब होगा? मैकेनिक डीजल जल्द ही स्टार्ट होगा। चला, जब होगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। अब वो टेंशन मेरा है चला कि कब स्टार्ट करना है। आप अभी फिलहाल पीटी पे कंसंट्रेट कीजिए। बताइए आंसर क्या होगा? जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? वो छोड़ो, बल की प्रकृति का पता किससे चलता है? तीसरे से। बल का परिभाषा जो है वो किससे मिलता है? बल की परिभाषा मिलती है प्रथम नियम से। बल की परिभाषा प्रथम नियम से। बल का जो सूत्र है वो कौन नियम से? दूसरे नियम से। आप बल का जो प्रकृति है चला, वो कैसे, केवें नियम से? तीसरे नियम से। जल्दी आंसर बता, व्हाट इज आंसर? ए नंबर मार दिया। बल की परिभाषा प्रथम नियम से, बल का सूत्र दूसरे नियम से, बल की प्रकृति का पता तीसरे नियम से। बल की प्रकृति का पता केवें नियम से? तीसरे नियम से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है? जल्दी बता चला। ये हमेशा ध्यान रखना, हम तुमको जो बता रहे हैं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लॉलीपॉप नहीं है। डोबेरीनर, डोबेराइनर या न्यूलैंड, कास्टक नियम या मेंडलीफ, इस सब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। उसके बाद एक मोस्ले का पीरियोडिक टेबल जो है, मोस्ले, ये परमाणु संख्या के आधार पर है। परमाणु संख्या के आधार पर है। एगो था लोथरमेयर, लोथरमेयर, ये परमाणु आयतन के आधार पर है। लोथरमेयर की अगर हम बात करें तो ये आयतन के आधार पर सजाया गया है। जल्दी से लिख लो। डोबेरीनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया है। मोस्ले परमाणु संख्या के आधार पर। लोथरमेयर आयतन के आधार पर। लोथरमेयर किसके आधार पर? आयतन के आधार पर। डोबेरीनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। मोस्ले परमाणु संख्या के आधार पर। लोथरमेयर आयतन के आधार पर। अब चला जी, आप हमको डेली देखिएगा 9 बजकर कितने मिनट में? 20 मिनट में हम आपकी सेवा में उपलब्ध हो जाएंगे। लाओ रे पानी। देख लो चला, डोबेरीनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। मोस्ले परमाणु संख्या के आधार पर। लोथरमेयर आयतन के आधार पर। अब बता चला क्या क्या होगा? मोस्ले तो नहीं होगा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया। जहां जहां मोस्ले होगा उस सब नहीं होगा। यहां भी है, एक मतलब यही होगा आंसर, क्योंकि मोस्ले परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। तो और आप दूसरा एसके जहां न्यू क्या होगा उस पर आप पढ़ाएंगे कि नहीं? देर छुट्टा, ये वो चैनल पे चला पढ़ा रहे हैं तो दूसरा चैनल पे क्या करें? बता चला। दूसरे चैनल पे कुछ कुछ वीडियोस आएंगे चला, लेकिन इतने ज्यादा चला क्लासेस और बैचेस हैं। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं 14वां घंटा है। और चला अगर 14वां नहीं 15वां घंटा है, 9 से 10 न है, 15वां घंटा में पढ़ा रहे हैं। तो चला जी, मेहनत कीजिए। हम अपने करियर के लिए देखिए कितना मेहनत करते हैं। आप इतना मेहनत कीजिएगा तो टॉप कर जाइएगा बोर्ड में। लेकिन मेहनत करना ही पड़ेगा चला सबको, जिसको कैरियर बनाना है, जिसको भीड़ का हिस्सा बनना है
फिर कुछ भी करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है तो मेरी जान, मेरी जाने मोहब्बत, भीड़ से अलग अपनी पहचान तब बनेगी जब आप मेहनत करोगे। कहते हैं केल्विन पैमाने के लिए, तो आपको पता होगा x डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए x प्लस 273 जोड़ते हैं, तब तक तो बता देगा हमारा चलवा आंसर। और x केल्विन को डिग्री सी में बदलने के लिए x माइनस 273 डिग्री सी करते हैं। यानी अगर c को k में बदलना है, c का पोजीशन 3% है, k का पोजीशन 11 है, एबीसीडी में c का पोजीशन 3, k का पोजीशन 11, तो c को k में बदलना है तो जोड़ देना है। 11% से 3% में आना है तो घटा देना है। तो देखो 3% से 11%, एबीसीडी का पोजीशन 3 है, के का पोजीशन 11 है, 3 से 11 में जाना है तो जोड़ देना है, और 11 से 3 में जाना है तो घटा देना है। बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? केल्विन पैमाने के लिए गए ताप सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, तो दिए गए ताप में 273 क्या करेंगे, घटा देंगे कि जोड़ देंगे? जल्दी से बता दो आंसर। ए फॉर एप्पल, एनसीईआरटी का एकदम वेरीफाइड क्वेश्चन है। काम क्रोध लोभ मोह क्या क्या लिखता है रे चुट्टा, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, जस्ट आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चला जी, हमने कहा सी का पोजीशन 3 है, के का पोजीशन 11 है, 3% से 11% में जाएंगे जोड़ देंगे, 11% से 3% में जाएंगे घटा देंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ओहो। अगला क्वेश्चन कहता है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल डैश से तेजी से प्रदान किए जाते हैं, बता क्या होगा आंसर? ये हमेशा ध्यान रखना चला, कहीं भी अगर वृत्तीय गति होगा ना, वृत्तीय गति होगा तो उसमें एक ही बल काम करेगा मेनली, और उसका नाम है अभिकेंद्र बल। कौन बल? कहीं पर भी अगर वृत्तीय गति होगा तो उसमें एक ही बल काम करेगा, जिसका क्या नाम है? अभिकेंद्र बल। अब बताओ तो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? कोई भी सैटेलाइट अगर चल रहा है तो उसमें एक ही बल काम करेगा, अभिकेंद्र बल। अब देखो ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी वृत्तीय गति होगा तो उसमें अभिकेंद्र बल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई धागे में पत्थर बांधकर घुमा रहा है तो यहां जो अभिकेंद्र बल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो धागे के तनन बल से मिलेगा। और अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो यहां जो अभिकेंद्र बल मिलेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो यहां जो अभिकेंद्र बल मिलेगा वो विद्युतीय बल से मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच विद्युतीय बल लगता है। कौन बल लगेगा? चला, विद्युतीय बल। और अगर कोई गाड़ी रोड पे चक्कर लगा रही है तो यहां जो अभिकेंद्र बल होगा ये गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा। देखो बिग बूस्टर पर ऑफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चला, बिग बूस्टर पे जो 200 रुपए का टेस्ट था उसको 100 रुपए का कर दिया गया है। अब सब लोग जितना ज्यादा मार सकते हैं टेस्ट मारिए। देखो वृत्तीय गति में आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए, और अगर धागा से कोई पत्थर को बांधकर घुमाते हैं तो अभिकेंद्र बल तनन बल के बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। और अगर यहाँ अगर कोई ग्रह घूम रहा है तो अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अभिकेंद्र बल विद्युतीय बल के बराबर, और अगर कोई गाड़ी घूम रहा है तो अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, सॉरी घर्षण बल के बराबर होगा। अगर कोई गाड़ी घूम रहा है तो अभिकेंद्र बल कौन बल के बराबर होगा? घर्षण बल के बराबर होगा। अब तुमको याद नहीं करना है। अब बोलोगे याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा? देखो बात बताओ मेरे दोस्त, कि धागा होगा तो तनन बल होगा, ग्रह होगा तो घर्षण बल होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो विद्युतीय बल होगा, और गाड़ी होगा तो घर्षण बल होगा। अब तुमको क्या करना है, अगर मान लो इसको पहले अगर हम क्वेश्चन दे देते हैं तुमको कि गाड़ी चल रही है उसमें अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा, आपको एक ऑप्शन देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, आज दूसरा ऑप्शन देते हैं हम घर्षण बल से। अब बताइए तो आंसर क्या मारिएगा? गाड़ी है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कि घर्षण बल लगेगा? जल्दी से आंसर बताइए सर। बताइए जल्दी से। गाड़ी है तो उसमें अभिकेंद्र बल दीजिए। गाड़ी में जो अभिकेंद्र बल है, अगर कोई गाड़ी मोड़ पर चक्कर लगा रही है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल से होगा कि घर्षण बल से होगा?
व्हाट इज द आंसर? ऑब्वियस सी बात है, ग्रह नक्षत्र होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गाड़ी वाड़ी घूमेगा तो कौन बल लगेगा? घर्षण बल लगेगा। बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? तेरे नैना घर्षण बल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर। 19 नंबर कहता है एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी अगर डेल्टा एच है और यदि ताप परिवर्तन डेल्टा टी है तो दिया गया है सीपी ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर है और सीबी ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर है। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? तो चला इसके लिए आपको सीपी इंटू डेल्टा टी ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन आप याद रखिए। एक और रिलेशन याद रखिए, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। एक रिलेशन ये भी याद रखिए, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, जहां आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है। ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना है, हीट चैप्टर में आपको पढ़ना है। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या? आर। अगला कहता निम्न में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? देखिए चला जी, प्रकाश संश्लेषण के लिए कह रहा है कौन सा घटक आवश्यक है, तो हम आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए कह रहा है कौन सा घटक आवश्यक है। अब जल्दी से आंसर आप पढ़िए और बताइए। ये पिछले बार का चला महाभिवियाई क्वेश्चन में से एक है। बताओ जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में? प्रकाश, बढ़िया से देख लो ये रिएक्शन, प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल उत्प्रेरक का काम करता है, तो ये बना देता है C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। अब 6 अणु होता है इसका, 6 अणु देख लो। ये रिएक्शन चला मार्केट में बहुत कम बुक में तुमको देखने को मिलेगा। ये 12 अणु होता है और ये भी 6 अणु, ये भी 6 अणु होता है। अब इसका क्वेश्चन इतना अटर पटर पूछा है, एनसीईआरटी में तो बोरा भर भर के क्वेश्चन है। हमको लगता है पूरे अगर ग्रुप डी की बात करें तो कम से कम 25 को क्वेश्चन इससे पूछा है। कहता है किसकी यहाँ वाट दे दिया, कहा यहाँ क्या है, प्रकाश है क्लोरोफिल है कि दोनों है, तो हम कहेंगे दोनों है, प्रकाश भी है क्लोरोफिल भी है। दूसरा आपको कहेगा 12 अणु जल से कितने अणु जल का निर्माण होता है? 6 अणु जल का निर्माण होता है। तीसरा किसकी, ये जो है ये हमारा अभिक्रिया का अभिकारक है, ये अभिकारक है, मतलब इसकी जरूरत है। और हमारा जो उत्पाद है वो ये है, उत्पाद में भी मुख्य उत्पाद ये है और सहायक उत्पाद ये है। अब मुख्य उत्पाद भी कार्बनिक उत्पाद है और सहायक उत्पाद कार्बनिक उत्पाद नहीं है। तो अब बताओ जल्दी से आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्या क्या जरूरी है? व्हाट इज द आंसर? पहले आप रिएक्शन लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुरुजी ट्रेड मोटर मैकेनिक व्हीकल है, हम मैं एमएमवी वाला हूं, आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, देखते हैं आपका भी कुछ करते हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। बताइए चला जी अब आंसर क्या होगा? हम एकदम बड़ा कर दिए हैं इसको। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, बताइए क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एकदम आवश्यक नहीं है, तो इसका उत्पाद है रे दोस्त। आवश्यक तो ये है, ये और ये चारों आवश्यक है और ये तो उत्पाद है। बताइए अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन दे दिया, नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। अब बताओ आंसर। यहाँ कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, यहाँ कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी नहीं है सनम, ऑक्सीजन तो उत्पाद है। बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर मेरी जान? सी फॉर कैट इज द आंसर, सी फॉर कैट। अब बताओ क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक कौन है? उत्प्रेरक कौन है? पहला दे देगा तुमको सूर्य का प्रकाश, दूसरा दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा दे देगा तुमको क्लोरोफिल। बता कौन है उत्प्रेरक? व्हाट इज द आंसर? प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक कौन है? जल्दी बता, हम नहीं बताएंगे। सर मैं पटना। सर डॉक्यूमेंट शुरू होने के बाद लाइव डिस्कशन शुरू होने के टेस्ट डिस्कशन शुरू होने के बाद लाइव होता है, क्या बोल रहे हो? अच्छा उसको बिग बूस्टर पे
कोई बात, उसको सेम टाइम करवा देते हैं। बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज आंसर? उत्प्रेरक के रूप में काम करता है चला कौन? क्लोरोफिल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है बेकिंग पाउडर, हा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग है चला। इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखना, क्वेश्चन एकदम 100% एनसीईआरटी वेरीफाइड है। बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें, बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा आपका होता है NaHCO3। लेकिन अगर बेकिंग पाउडर की बात करोगे ना मेरी जान, बेकिंग पाउडर की अगर बात करोगे तो बेकिंग पाउडर बराबर होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आप प्लस अम्ल। अम्ल में भी कौन सा अम्ल? तो टार्टेरिक अम्ल सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। टार्टेरिक अम्ल, अम्ल में भी कौन सा अम्ल मेरी जान? टार्टेरिक अम्ल। देख लो, कहते हैं बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा प्लस अम्ल। अब यहां हमको दिया है बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर बताओ क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा प्लस मजबूत अम्ल, फिर कमजोर क्षार, हल्का खाद्य अम्ल, मजबूत क्षार, क्या होगा? ए की बी की सी की डी? जल्दी बता। इचला जो अम्ल है ये हल्का खाद्य अम्ल होगा, इचला हल्का खाद्य अम्ल होगा। देखो दोनों दे दिया है ऑप्शन में, एगो दिया है हल्का खाद्य अम्ल और एगो दिया है मजबूत अम्ल, तो आंसर हो जाएगा हल्का खाद्य अम्ल इज द राइट आंसर। सर आपके बुक जो नौकरी लेना है तो ये बुक पढ़ना ही पड़ेगा, वो बुक कैसे पढ़ें? क्या आप उसको पढ़ाते हैं? वो बुक अवेलेबल है चला, और बहुत जल्द हम देखते हैं उसका कुछ करते भी हैं चला। अब एक बात बताओ चला, आपको क्वेश्चन देगा कि मधुमक्खी काट लिया, मधुमक्खी काट लिया, तो मधुमक्खी काट लिया, तो मधुमक्खी काट लिया, मधुमक्खी काट लिया, तो कैसा क्षार आप यूज कीजिएगा? मत, क्योंकि मधुमक्खी काटेगा तो फॉर्मिक एसिड देगा, फॉर्मिक एसिड देगा तो अम्ल देगा, तो अम्ल देगा तो उसको खत्म करने के लिए क्षार देना होगा। तो बताइए कौन सा क्षार आप दीजिएगा? प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार? बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? प्रबल क्षार दीजिएगा या दुर्बल क्षार दीजिएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? बैठो ना, वहां चेयर है। प्रबल क्षार होगा कि दुर्बल क्षार होगा? बताओ जल्दी से आंसर। मधुमक्खी अगर आपको काट लिया तो एसिड डाल दिया, एसिड डाल दिया तो उसको खत्म करना है, तो प्रबल क्षार की दुर्बल क्षार? आपसे मिलना है, आइए ना, हम तो 10 से 11 में चला, 12 से 1 से 2 में मिल लेते हैं। 15-20 मिनट का गैप उसमें निकाल के एकदम सबसे मिल लेते हैं चला हम। बताइए क्या होगा? व्हाट इज आंसर? आंसर हो जाएगा चला दुर्बल क्षार। क्या हो जाएगा आंसर? दुर्बल क्षार, क्योंकि प्रबल क्षार दीजिएगा क्षार तीखा होता है, बहुत तीखा लगने लगेगा, इसलिए दुर्बल क्षार देते हैं। बताइए ई तो आंसर आप एकदम बता दीजिएगा चला जी। बताइए आंसर क्या होगा? जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17, 18 है वे क्या है? एकदम सिंपल है चला, खाली एटॉमिक नंबर आपको याद है, एएलपी का वेरीफाइड क्वेश्चन है। 15 फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया 16, क्लोरीन हो गया 17। हमको लगता है ये है क्या? यही आंसर हो जाएगा। देखो है कि नहीं? ये क्वेश्चन में चला एकदम दम नहीं है, आप बना ही दीजिएगा। आंसर बता। स्टेनलेस स्टील में, हा, स्टेनलेस स्टील में बताओ कौन कौन होता है? स्टेनलेस स्टील में सबसे पहले तो चला स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो इसमें लोहा होता है, प्लस निकेल होता है, अब प्लस क्या होता है? निम्नलिखित में किस धातु? क्रोमियम होता है। अब कार्बन भी होता है, कार्बन भी होता है, तो कार्बन इसको कठोर बनाता है, लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। इसमें जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता। और जितना भी ऑपरेशन के हथियार हैं, डॉक्टरी हथियार आप कह दो, इसी का बना होता है। डॉक्टरी हथियार, डॉक्टरी हथियार इसी का बना होता है क्योंकि इस पे जंग नहीं लगता। एक बात बताओ चला, जंगरोधी बनाना है, जंगरोधी बनाना है, बताओ क्या होगा आंसर? एक ऑप्शन देते हैं कार्बन और दूसरा देते हैं क्रोमियम, बताओ आंसर क्या होगा? जंगरोधी बनाना है, एक ऑप्शन है कार्बन, एक ऑप्शन है क्रोमियम। व्हाट इज द आंसर मेरी जान?
स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोग आयरन, निकेल, क्रोमियम का उपयोग करते हैं। देखो तांबा का उपयोग नहीं है करते, तांबा का उपयोग नहीं है करते, तो निकेल और क्रोमियम लोहा का आंसर हो जाएगा, क्रोमियम के अलावे। तो और मुझ में पावर पॉइंट क्या 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 लिखते रहता है, बताओ व्हाट इज द आंसर? स्टेनलेस स्टील तो हो गया, जंगरोधी बनाना है तो क्रोमियम, अच्छा कठोर बनाना है ना तो कार्बन, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन जो कठोर बनाएगा वो जंगरोधी भी बना सकता है, जो जंगरोधी बनाएगा वो कठोर भी बना सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? आहा, ओहो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरी जाने मोहब्बत, बता दीजिए आंसर क्या होगा। संयोजन अभिक्रिया के बारे में एक लाइन में अगर हम बात करें तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो ये A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ये संयोजन अभिक्रिया है। एक लाइन में कहानी खत्म है। बताओ संयोजन अभिक्रिया कौन होगा, जल्दी बताओ आंसर। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है, आंसर बता। संयोजन अभिक्रिया कौन है, जल्दी बता। ये संयोजन अभिक्रिया है, ए बी आपस में जुड़ के ए बी बना दिया, यही तो आंसर है। अब कह रहा है HCl NaOH से अभिक्रिया क्या है? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, चला क्योंकि दो को विस्थापित हो रहा है ना, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहां आओगे अम्ल Na से अभिक्रिया क्या, ये एकल विस्थापन है, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है चला? एकल विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ CH4O2 से ये दहन अभिक्रिया है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जलता है तो ये कौन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया। अब बताओ तो ये चला संयोजन अभिक्रिया जो है, संयोजन का मतलब होता है जुटना, तो ये उष्मा क्षेपी है कि उष्मा शोषी है? संयोजन अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी है? व्हाट इज द आंसर? डेली अब आप हमसे मिल सकते हैं, चला 9:20 में। अब कभी कभार तबियत खराब होगा तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश करेंगे डेली आपकी सेवा में उपलब्ध। आपको भी कोई एकदम एकाएक काम लग गया तो अलग बात है, नहीं तो चला डेली आपकी सेवा में उपलब्ध हो जाएंगे। बताओ उष्मा क्षेपी है कि शोषी है? जब दो चीजें आपस में जुड़ती है तो कुछ ना कुछ निकलता है, तो निकलता है तो ये उष्मा क्षेपी हो जाएगा कि शोषी? सर आंसर बता। ये चला उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में प्रदर्शित ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? चला इसका आंसर जल्दी से बता दो अगर आंसर आ रहा है। ये देखो ये 3 और 6 है, तो 3 और 6 है तो ये हो जाएगा 3 गुना 6 बटा 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 6 18 बटा 9, कितना हो जाएगा रे? आज पर ये दोनों तो श्रेणी में ना है, ये दोनों चला श्रेणी में है, तो ये दोनों श्रेणी में है तो ये 9 ओम हो जाएगा, और ये दोनों फिर पैरेलल में है, तो आर हो जाएगा आर इज इक्वल टू 9 गुना 2 अब बटा 9 प्लस 2, यानी हो जाएगा 18 अब बटा 11, ये हो जाएगा चला 11 का सही है रे, 6 3 9 3 न है। देखो यहां से ये चला, ये कितना है, ये हो गया 6 3 9, ये है 3, तो 9 और 3 पैरेलल में हो गया, ये हो जाएगा 9 गुना 3 अब बटा 9 प्लस 3, यानी 27 अब बटा 12, तो ये हो जाएगा आर का मान 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 3 12 दूनी 24, 2.2 ओम हो जाएगा। इसका आंसर ठीक कर लो, चला 2.2 ओम इज द राइट आंसर। अब बोलो कैसे, बोलो कैसे, बोलो कैसे? तो ई दोनों देखो, ई दोनों जो है ये 3 ओम ये 6 ओम है, तो 6 3 18, सॉरी 6 3 ई दोनों सीरीज में है, 6 3 9 ओम, ई और ई इसके साथ पैरेलल में है, तो 9 गुना 3 बटा 9 प्लस 3, आपको पता है पैरेलल में ए इंटू बी बराबर ए बी बटा ए प्लस बी, पैरेलल में कैसे निकालते हैं? ए बी बटा ए प्लस बी, आंसर हो जाएगा। जिनको नहीं पता है चला सीरीज का हम कुछ क्वेश्चन करवा देंगे आपको अलग से। बताया कर आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? तेरे नैना मेरे नैनों से, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है? थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है, बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया, मर्सिलिया हो गया, रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया, इस सब में चला गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है, और ये सब के सब टेरिडो, ये जो मर्सिलिया है चला ये टेरिडोफाइटा है,
ये टेरिडोफाइट्स है, ये टेरिडोफाइटा है। कौन? मर्सिलिया। ये टेरिडोफाइटा है, इसमें गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, जो प्रजनन अंग आपको दिखता नहीं है लेकिन प्रजनन अंग होता है। आंसर बता। ई तो मार देगा चलवा हमर। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि भैया 4 तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम इलेक्ट्रॉन नकारात्मक? देखो बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में गौर फरमाइएगा, तब तक आंसर बता दीजिए आप। बाह्यतम कक्षा में अधिकतम अधिकतम ग्रहण करेगा, अधिकतम ग्रहण करेगा कौन? अधिकतम ग्रहण कौन करेगा? चला, अधिकतम ग्रहण करेगा, अधिकतम ग्रहण करेगा जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अधिकतम ग्रहण करेगा फर्स्ट ए, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में, सॉरी अधिकतम ग्रहण नहीं, अधिकतम ग्रहण करेगा 7th ए, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में चला 7 इलेक्ट्रॉन है। और अधिकतम त्याग करेगा, अधिकतम तेजी से त्याग जो करेगा वो करेगा फर्स्ट ए, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। सबसे तेजी से त्याग करेगा फर्स्ट ए, और सबसे तेजी से ग्रहण करेगा 7th ए, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 7 है, जल्दी से ग्रहण करके 8 हो जाएगा। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 है, जल्दी से त्याग कर देगा। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटीन। इसमें आता है हेलिना, करो रब से फरियाद। ये देख लो, अधिकतम ग्रहण करेगा तो सबसे ज्यादा ऋणात्मकता का गुण इसी में होगा 7th ए में, और सबसे अधिकतम त्याग करेगा फर्स्ट ए, क्योंकि सबसे तेजी से त्याग यही करेगा। अब आंसर बताओ क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? और 4 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होगा? अधिकतम इलेक्ट्रॉन नकारात्मक वो होगा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण सबसे तेजी से कौन करेगा? 7th ए। बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरी जाने मोहब्बत, मेरी जाने वफा। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। ऑल सब्जेक्ट कब से स्टार्ट होगा? बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। चला, बहुत जल्द। जिनका जो सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है इस सप्ताह में, सबका सब सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। बताइए जल्दी से आंसर, व्हाट इज द आंसर? अब चला देखो, कहते हैं 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हुए हैं, हमको ये बताओ चला कौन होगा जो सर्वाधिक धनात्मकता का गुण रखेगा? विद्युत धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। एक ऑप्शन है तुम्हारा फर्स्ट ए और दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा सेकंड ए। बताओ आंसर क्या होगा? सेकंड ए के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ए के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे सर्वाधिक विद्युत धनात्मक कौन होगा? जो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा? तो हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो तेजी से त्याग कर देगा। तो आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा? सर बुक दिल्ली में चाहिए, बुक दिल्ली में चाहिए। चला सर जी, चारों बुक लेना चाहते हैं, एक ही बार में कैसे लें? उसका जुगाड़ कर रहे हैं। चला, वो लिंक लगाएंगे हम कल हम आपको बता देंगे। एक लिंक लगेगा, उस पर आप चारों बुक ऑर्डर कर सकते हैं, सब बुक एक साथ ऑर्डर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों एकदम टेंशन नहीं लीजिए, आपका अलग से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। डीजल वालों आप भी नहीं, वो टेंशन मेरा है कि आपका एग्जाम से पहले 1 महीना पहले कैसे कोर्स खत्म करके देंगे। आई चला, इस बार का क्वेश्चन है, आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है जिलेटिन का। किसका प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन। ये देखो, कैप्सूल का बाहरी आवरण भी इसी का बना होता है। कैप्सूल का बाहरी आवरण, कैप्सूल का बाहरी आवरण बना होता है किसका? जिलेटिन का। जिलेटिन के की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है, और जिलेटिन की अगर हम बात करें तो ये जल में घुलनशील है। जिलेटिन की अगर हम बात करें तो ये जल में घुलनशील है। ये जल में क्या है? चला, घुलनशील है। जिलेटिन एक प्रकार का प्रोटीन है, जिलेटिन जल में क्या है? घुलनशील है। और जिलेटिन कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? जिलेटिन का। हम चला डेली 9:20 में आएंगे और प्रॉपर वे में आपको पढ़ा के जाएंगे। एमएमवी वालों बर्दाश्त करो, जो बुक ऑर्डर किया वो खा पी के सूझ जाओ, बुक जाने में 10 दिन लगेगा, 8 से 10 दिन में बुक पहुंचेगा। कैप्सूल का बाहरी आवरण जिलेटिन का बना होता है। जिलेटिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, और जल में ये क्या है? घुलनशील है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक वस्तु कितना न्यूटन का बल लग रहा है? बता जल्दी से, एकदम खाली गिवन दैट निकालो, न्यूमेरिकल में सोचना नहीं है। चला, एफ का मान है 125 न्यूटन, बहुत बढ़िया बात है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, एस का मान। इस टॉपिक पे खूब क्वेश्चन पूछा गया,
बल के द्वारा किया गया कार्य W, अगर W बराबर FS cos थीटा होता है, अगर थीटा का मान नहीं दे तो खाली FS लगाना है। F का मान हो गया 125, S का मान हो गया 5, कितना हो जाएगा बता जल्दी से। 125, 250, 250, 250, 500, 1, 625, 625 हो रहा है क्या? जूल इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं था। चला, किया गया कार्य मांग रहा था, ये एलपी का ओरिजिनल क्वेश्चन है। किया गया कार्य, कार्य का सही मात्रा क्या होता है? जूल। और जूल एक को ऑप्शन ही था, खट से मार देना था, इतना करने का जरूरत नहीं था। जूल एक ही ऑप्शन था, चला खट से मार देना था। तुझे अपना बनाने की कसम, ये जो बनाएगा वो बेवकूफ है। सीधा जैसे कार्य कह दिया, एक को ऑप्शन में देखो, जूल है, वाट है, पास्कल है, न्यूटन है, जूल है आंसर। पिछले बार इस ट्रिक के बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। कहते किसी वस्तु को 30 मीटर से गिरा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, चलो 30 मीटर से गिरा दिए, एस का मान है 30 मीटर, तो कह रहा है टी समय लगा, बहुत बढ़िया बात। तो कहता है वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा? जब 120 मीटर से गिराएंगे, एस का मान जब 120 मीटर होगा तो T1 बराबर क्या होगा, और टी के टर्म में निकालना है। तो पता है एस बराबर, जब ऊपर से गिराते हैं तो यू का मान 0 होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यू का मान 0, इसमें भी यू का मान 0 है, तो यू वाला टर्म 0 मान लेते हैं। तो टी के जगह पर, टी स्क्वायर के जगह पर यहाँ बड़ी टी दे दिया है तुमको क्वेश्चन में। यहाँ से टी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो एस का मान अगर 30 देते हैं, एस का मान कितना देते हैं, चला एस का मान 30 देते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से अगर टी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 बट्टा जी, ये हो जाएगा रूट अंडर 60 बट्टा जी, स्क्वायर इस साइड आएगा, रूट हो जाएगा। यहां जब आप T1 निकालिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर, यहां जब 30 था तो ये 60 आया, ये 120 है तो ये 240 आ जाएगा, 240 बट्टा जी। अभी दोनों को आप भाग दे दीजिए, अब तब देखिए कितना आता है आंसर। टी बराबर रूट अंडर 60 इंटू जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4 अगर इसको करेंगे, 4 बाहर करके 2 ले लेंगे, तो 2 रूट अंडर 60 बटा जी, देखो तो लिख सकते हैं क्या? तब ना 2 दूनी 4, 6 चौके 24, 240, रूट अंडर 60 बटा जी को टी लिख सकते हैं, इसको देखो 2t लिख सकते हैं क्या? एनसीईआरटी का सवाल है, एक बार फिर बताते हैं हम, बढ़िया समझ लो। तुझे सर जी रीजनिंग का संडे ओपन माइंड टेस्ट बेसिक इंजीनियर, हाँ जी चला हो रहा है। अब हम रेगुलर आ गए हैं, चला सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया करेंगे। सर टाइम बता दीजिए एप्लीकेशन का, एलपी का। हम टाइम भी अभी बता देंगे, चला बैच नंबर 1 का टाइम बता देते हैं, बैच नंबर 2 का भी बता देते हैं। किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड समय लगता है, बहुत बढ़िया बात है। देखो 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड समय लगा, एस बराबर यू तो 0 है, तो हाफ जी टी स्क्वायर लगा दिए, यहां से टी का मान निकाल दिए। अब करें 120 मीटर गिराने पर कितना, तो T1 बराबर जब यहाँ 30 था तो ये 60 आया, तो यहाँ 120 है तो 240 बटे जी आएगा, इसको 2 बाहर निकालेंगे, रूट अंडर 60 बटे जी, 2t हो जाएगा आंसर। आंसर आंसर आंसर। अगला, गैल्वेनोमीटर परिपथ संयोजन होने पर डैश की उपस्थिति की सूचना देता है, केकर? ये हमेशा ध्यान रखना, चला गैल्वेनोमीटर धारा नापता है, विभव में अंतर की अगर हम बात करें तो ये वोल्ट मीटर नापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को नापता है। आवृत्ति नापने के लिए तो फ्रीक्वेंसी मीटर है, आवृत्ति नापने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर है, और प्रतिरोध नापने के लिए ओम मीटर है, प्रतिरोध नापने के लिए ओम मीटर है। ओम मीटर का उपयोग करते हैं प्रतिरोध नापने के लिए। उच्च प्रतिरोध नापने के लिए मेगर का, उच्च प्रतिरोध नापने के लिए, उच्च प्रतिरोध नापने के लिए चला मेगर का उपयोग करते हैं। उच्च प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं मेरी जान? मेगर का उपयोग करते हैं। उच्च प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मेगर का। कुचालक का प्रतिरोध कहेगा नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मेगर का उपयोग करते हैं। कुचालक का प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मेगर का। गुरु जी मैकेनिक डीजल वालों को आपको कोई बुक, चला सब हम देख रहे हैं, तो जे कमेंट्स है एकदम, कल से चला सबका अपडेट तुम्हारा मिल जाएगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का कारण क्या है, बताओ क्या होगा आंसर? एएलपी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, कहता सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखता है, क्यों रे? अपवर्तन के कारण। सूर्य के लिए अगर ध्यान दीजिएगा, सूर्य सूर्य बड़ा दिखता है, बड़ा दिखता है, दीर्घवृत्ताकार दिखता है,
दीर्घवृत्ताकार दिखता है, सब का कारण कौन है? अपवर्तन। अगर कहेगा सूर्य लाल दिखता है, इसका कारण है प्रकीर्णन। सूर्य बड़ा दिखता है, दीर्घवृत्ताकार दिखता है, अपवर्तन। लाल दिखता है, क्या? प्रकीर्णन। सूर्य लाल दिखता है, क्या चला? प्रकीर्णन। सूर्य बड़ा दिखता है, दीर्घवृत्ताकार दिखता है, अपवर्तन। लाल दिखता है, प्रकीर्णन। लाल दिखता है, क्या? प्रकीर्णन। अब चला, हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं 9:20 में